नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 44वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए भी है और आपके महिला परीक्षक के लिए भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन को देखेंगे। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो समय बचा है वह कितना बचा है? 19 दिन का शेष समय बचा हुआ है। तो आपको इस 19 दिन में जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाहते हो, सिलेक्शन होना चाहिए चाहते हो, तो निश्चित ही आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में ना इतना कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप ये समझते हो कि मेरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो ऐसा मत समझना। जितना ज़्यादा रिपीट हो, कई लोगों का जैसे कि इंटरव्यू देखना जो सक्सेस हो गए हैं या जो सीजीपीएससी है या यूपीएससी में जो पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप 10 बुक का मत पढ़ना, आपको एक ही बुक पढ़ो लेकिन उसे 10 बार पढ़ो। आप जो भी बुक लिए हो ना, आप उसे 10 बार पढ़ो या किसी को देख रहे हो ना तो उसे 10 बार देखो। इससे क्या हो जाता है, याद रहता है। अगर आप बार-बार इधर-उधर का देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको याद नहीं होता। तो कोशिश करना है कि ये 19 दिन का जो शेष समय बचा है उसमें जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीज़न करना है, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ और इसका पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पहला प्रश्न लिखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत दी गई है, आपको बताना है। ये रहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 में दिया गया था। देखो 1800 जब 61 में लागू किया गया था इस अधिनियम को, तो इसमें महत्वपूर्ण ढंग से 4 बिंदुओं पर अलग-अलग वर्णन किया गया था, ठीक है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसी समय विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ और इसमें पहली गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। जैसे कि भारत की सम्राज्ञी है, इसे महारानी विक्टोरिया को कब जो है घोषित किया गया है, इसको बताना है। ये दरअसल अंग्रेजों ने ही किया था। इसका जो जवाब रहेगा 1858 में किया था। क्यों किया था इसके बारे में देखो, मैंने आपको बताया था जब 1857 की क्रांति हुआ, उस समय अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेज की जो सरकार है उनको लग गया था कि अब जो है भारत पर राज करना कंपनी के बलबूते की बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को हटाकर डायरेक्ट सीधे तौर पर शासन व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ किया, यानी कि शासन तंत्र को लागू किया गया। इसीलिए जो है 1858 में भारत की महारानी के रूप में या भारत की सम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया या इनके लिए घोषणा भी किया है। अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन हुए थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा रहेगा और स्थायी कौन रहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। इसका मतलब है कि भारत की जो लौकिक सार्वभौमिकता है, जो अच्छी चीज़ है यही है कि जो प्रस्तावना है उसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जिसमें संपूर्ण सत्ता भारत की जनता पर है। संपूर्ण सत्ता भारत की जनता पर है। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया था। अंगीकृत किया गया तो ये रहेगा 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू किया गया बात आता है तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से सिर्फ 15 अनुच्छेद है ना, जिसमें से सिर्फ 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 395 और 396। ये जो 15 अनुच्छेद है, इसे 26 नवंबर 1950 को ही प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन जो बाकी का जो अनुच्छेद बचा है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। अगला है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आपको बताना है
किस वर्ष भारत जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात आता है, तो ये रहेगा 1950 को बना है, क्योंकि इसी समय जो है 26 जनवरी को लागू हुआ है अपना संविधान। अगला है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है वृहद है, इसका वजह क्या है? तो इसमें से बहुत सारे वजह बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, इसमें संघ तथा राज्यों के बीच यानी कि केंद्र और राज्य के बीच दोनों सरकारों के लिए अलग अलग संविधान हैं। अब इसका मतलब संविधान दो नहीं है, संविधान एक ही है, लेकिन इन दोनों के जो व्यवस्था है संविधान में अलग अलग रूप से किया है। जिस तरीके से जैसे कि प्रधानमंत्री का चयन करना है, तो उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री का भी है, उसके लिए जो शासन व्यवस्था है उन सभी के बारे में दोनों का अलग अलग इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेदों के माध्यम से, भागों के माध्यम से। यहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान की दृष्टि में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये उसके बाद जो है अगर जो पुनः जिलों में बढ़ जाता है और उसके बाद और अलग से क्षेत्रों में यहाँ बढ़ जाता है। अगला है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो कौन से देश में हुआ है अध्यक्षात्मक शासन का? ये रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। अब देखो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको सुमिलित करने हैं, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ है स्रोत है। आप सभी को पता है ना कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो बहुत से विदेशों से उनका जो है स्रोत को लिया गया था। अब ऐसा नहीं कि उसका शब्द लिया गया है, उनसे सीख कर, यानी कि जैसे कि अम, कोई आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गए हैं, तो आयरलैंड का जो नीति निर्देशक तत्व है उसे ज्यों का त्यों नहीं लिया है, उसके सिर्फ आइडिया को लिया है, फिर बाकी अपने हिसाब से बनाए हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको प्रावधान और एक तरफ है स्रोत। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या है जो है अमेरिका से लिया है, इतना बात तो आपको याद रखना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व तो आपको बताया था यहाँ आयरिश संविधान से संबंधित है, ठीक है, आयरलैंड से है। उसके बाद है जो मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वहाँ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश संविधान से संबंधित है। उसके बाद केंद्र और राज्य का जो संबंध है वहाँ कनाडा का संविधान से संबंधित है। इसका मतलब है 4, 3, 1, 2 सही रहेगा। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगर जो नगर पालिका है या नगर निगम के संबंधी आता है तो ये रहेगा भाग 9 के ए में दिया गया है। अगला है संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संविधान की 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छठवीं अनुसूची, तो छठी अनुसूची में राज्य में लागू नहीं होती, यानी कि कुछ विशेष राज्य है। कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे कि इनमें से एक नहीं बताना है, ये रहेगा मणिपुर। मणिपुर में लागू नहीं होती। इसका मतलब है यहाँ पर देखते हैं इसके माध्यम से 10 स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद तथा स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा प्रदान करना है। अब कौन कौन से इसको बता रहा हूँ, ये जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसलिए मणिपुर इसका ऑप्शन नहीं है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा रहेगा। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा अनुच्छेद 56 रहेगा, ठीक है। इसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो राष्ट्रपति है ना उनके बारे में महाभियोग यानी कि उसे पद से हटाने के लिए सिर्फ अनुच्छेद 56 के जो प्रावधान है उसमें दिया गया है। लेकिन क्यों हटाया जाए इसके बारे में अनुच्छेद 61(1) में कहा गया है ना। अगर हम हटा रहे हैं वो तो बात ठीक है 56 के हिसाब से, लेकिन क्यों हटाएंगे इसके बारे में है 61(1) में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है ना, संविधान का अतिक्रमण करता है या उनके विचारों का हनन करता है, तब जाके संसद में एक प्रस्ताव लाता है और इसे हटाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। कितने दिन? 14 दिन। प्रश्न आते भी है कितने दिन पहले सूचना दिया जाता है, तो 14 दिन का दिया जाता है। उसके बाद जो है संसद में लाकर जो भी बहस होता है या जो बहुमत रहता है उस आधार पर उसे हटाया जाता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद वो अपने पद तक ही रहता है,
नहीं तो क्या होता है कि दूसरे सरकार आ गए तो नहीं, राष्ट्रपति को हटा देते हैं, इसकी जगह दूसरे राष्ट्रपति लाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो जो है अपने पद पर ही रहते हैं, जब उसका समय जाएगा तभी जाके यहाँ हटेगा। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश ने दोहरी नागरिकता का स्वीकार किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यानी कि जैसे अपना देश भारत है, ठीक है? तो भारत में अगर कोई व्यक्ति रहना चाहता है, यानी कि जो भारत देश का व्यक्ति है उसके लिए क्या है कि वह एक ही देश का है, वह दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकता। लेकिन अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका के साथ-साथ कोई और दूसरे देश का अगर जैसे कि राष्ट्रीयता ग्रहण करता है, नागरिकता ग्रहण करता है, तो वो उसमें जायज़ है, उसमें अमेरिका में ये सब चीज़ जायज़ है। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो है ना संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार संबंधी जो है भाग 3 में दिया गया है और ये रहेगा अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनके बारे में वर्णन है। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर कोई सुनवाई करना है तो इनका अधिकार किसे है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर इसे अनुच्छेद में देखा जाए तो आर्टिकल 32 है। अगला है, यहाँ पर लिखा भी हूँ मैंने, अनुच्छेद 32 है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? देखो पहले क्या है, संपत्ति जो का जो अधिकार है ये जो है मौलिक अधिकार में रखा था, लेकिन इसे जो है समाप्त कर दिया गया। कब? ये रहेगा 1978 में जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब इसे कहाँ पर डाला है? ये रहेगा अनुच्छेद 301 सॉरी 300 के ए में डाला गया है, ठीक है? और ये जो है अब मौलिक अधिकार ना रह के ये कानूनी अधिकार हो गए हैं। अगला है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार होता है, वहाँ क्या होता है? एक नागरिक अधिकार होता है। जैसे कि अगर ये राजनीतिक अधिकार होता या कानूनी अधिकार होता ना, तो हमारे देश में जितने भी जगह वोटिंग होता है वहाँ पर 100 में से 100 यानी कि 100 में 100 वोट होता। और इसीलिए आपको जैसे कि समाचार सुनते हो तो फिर पता चलता है कि इस राज्य में वोटिंग हुआ जिसमें से 100 में से 70% वोट हुआ। इसका मतलब है 100 में 70 लोगों ने वोट दिया, 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है नागरिकों का अधिकार है। लेकिन यही चीज़ अगर कानूनन अधिकार होता तो उसको जो है बुलाया जाता, चलो वोट करना है। लेकिन ये क्या है, नागरिक अधिकार है, आप दे भी सकते हो, आप नहीं दे सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने वोट नहीं दिया तो फिर मेरे ऊपर जो है गलत व्यक्ति ने शासन किया। इसलिए कहते हैं कि आपको वोट देना ज़रूरी है। अगला है, भारत की सिंचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण रहता है? ये रहेगा संसद का, ठीक है? संसद के पास वो पावर है कि भारत की जो सिंचित निधि है, यानी कि उसका जो है धन निर्गमन है, उसे धन का पैसा निकालना है, उसके लिए जो है नियंत्रण का काम करता है वहाँ भारतीय संसद कार्य करता है। लेकिन मैं आपको बताया था किसी आपातकाल है या किसी जैसे कि आपातकाल दुर्घटना हो जाता है, उसके लिए संसद को पूछने की ज़रूरत नहीं, तत्काल उससे निकाल लो, निकालने के बाद खर्चा करना है, जो भी सरकार की तरफ से मदद है, फिर जाके संसद को अधिवेशन होगा तब फिर बता सकते हैं। अगर इसके बारे में अनुच्छेद देखा जाए तो फिर 266 एक में कहा गया है। अगला है, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो क्यों आयोजित होता है आपको बताया भी था। ये रहेगा जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ऐसा नहीं होता है ना, इसमें जो है अलग अलग होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, संविधान के संशोधन में संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए इसमें भी नहीं है, क्योंकि संबंधित जो विधेयक है वहाँ अपनी-अपनी जगह पे होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे कि कल की डेट में हुआ था, ठीक है? आप लोग जो है संसद टीवी देखा करो, क्योंकि संसद टीवी बहुत जानकारी मिलते हैं। कल क्या हुआ था, राज्यसभा में जो दिल्ली का जो अधिकार है वहाँ पास हो गया। इसका मतलब है अब वहाँ पर जो केंद्र शासित जो अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे कि सत्ता हमारे हाथ में हो, पावर हमारे हाथ में हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी भी है, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसका आंसर रहेगा चौथा सही, इसका मतलब डी रहेगा। यानी कि अगर कोई विधेयक है जिसमें राज्यसभा और केंद्र सभा के बीच में कोई मतभेद है, तो फिर राष्ट्रपति इसे आहूत करता है एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करने के लिए। अगला है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है।
तो संसद में अगर कोई सांसद बन गया लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, अब वो कम से कम 60 दिन तक से, अगर 60 दिन तक से अनुपस्थित रहता है, सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, इसका मतलब उसके जो सदस्यता है उसे समाप्त समझी जाती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? मान लीजिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, अब उसमें कुछ विवाद हो गया, तो इसके बारे में कौन विवाद को हल करता है यानी कि तय करता है? ये रहेगा सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या रहता है? समाप्त होने का विषय नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीका से लोकसभा कितने साल का होता है? 5 साल का रहते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। हालांकि उसके जो सदस्य है, 1/3 सदस्य हर साल बदलते रहते हैं, यानी कि वो छठे साल में बदलता है, ठीक है, अपने जो जो संसदीय है उसके 6वें साल में यहाँ बदलता है। अगर देखा जाए तो फिर संसद में 1/3 हर साल बदलते रहते हैं। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा की अगर बात आता है तो 25 वर्ष रहेगा, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में आप जो है एक सांसद बन सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम 30 वर्ष चाहिए, और जो है राष्ट्रपति बनना है तो फिर 35 वर्ष है, और उपराष्ट्रपति बनना है तो भी इसके लिए 35 वर्ष निर्धारित है। अगला है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो क्यों भंग किया जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही भंग करेगा, लेकिन अकेले दम पे नहीं करता। जब तक मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगा कि नहीं आप इसको भंग कर देते हैं बोल के, तब जाके यहाँ भंग होता है। जब तक मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगा तब तक यहाँ भंग नहीं होता है। अगला है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये रहेगा लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगले है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। क्या बोला गया है कि शून्यकाल, तो ये रहता है प्रश्न उत्तर सत्र। इसको अगर सामान्य भाषा में समझे तो प्रश्न उत्तर सत्र होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, शून्यकाल वह समय होता है जब संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इसे 0 घंटा या शून्यकाल भी कहा जाता है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक होता है। देखो, जो शून्यकाल है वह ना दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, यानी कि प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है। और ये क्यों किए जाते हैं? सिर्फ 1 घंटे कहते हैं। मान लो जो है अभी सत्र चल रहा है, ठीक है, संसद में चल रहा है सत्र, देश में कुछ अचानक से कुछ गतिविधि हो जाता है जिसके पूरे देश का जो ध्यान आकर्षण यहाँ पर हो जाता है, तो इस मुद्दे पर उस संबंधित विभाग के जो मंत्री रहते हैं तुरंत संसद में जाकर जवाब देते हैं। सामने वाला जो पूछता है उसे जवाब देता है। ये होता है शून्यकाल। अगला है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति ले सकते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी, ना वहाँ लोकसभा ना वहाँ राज्यसभा, कोई भी सदस्य नहीं रहता, फिर भी वहाँ संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा 10 वर्षों का, है ना। 10 वर्षों का उच्च न्यायालय, जैसे कि बिलासपुर है अपना, तो बिलासपुर में 10 वर्षों का एडवोकेट होना चाहिए, तब जाके वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता है। ये कम से कम योग्यता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको 10 वर्ष कर दी उसके बाद हो गया। ये जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के विवेक पर है कि ये आदमी ठीक है कि नहीं, ये कानून के जानकार है कि नहीं, इतना सब चीज़ देखने के बाद ही वो होता है। अगला है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका रहेगा 35 वर्ष, ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष चाहिए। अगला है, भारत के वह राष्ट्रपति जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि श्री रामनाथ कोविंद है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, या श्री आर वेंकटरमन। इन चारों में से आपको ये बताना है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वह किस राष्ट्रपति को हुआ है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।